A very good afternoon to all of you. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good Good afternoon. afternoon. गुड आफ्टरनून। बेटा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास चल रही है और इस क्लास में प्रेजेंटेशंस आप सभी लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हम लोग करिकुलम का एक पार्ट है। तो उसी श्रृंखला में आज बलराम हम सभी के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे और उनका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि का मापन। बलराम, आप रेडी हो? बलराम, मैम उनका माइक बलराम बंद सर, है। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कॉल आप लोग कॉल कर दो उसको, तकलीफ होगी, ऐसे तो कोई समझ में नहीं आ रहा होगा उसको। बलराम, अपने आप को आप माइक्रोफोन अनम्यूट करो बेटा। जी मैम। हाँ, ओके, अब आप प्रोसीड कर सकते हो। रेडी हो ना? जी जी मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। स्लाइड शो हो रही है मैम। हाँ, यस क्लियरली सर। विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। आप स्टार्ट कर सकते हो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून Good सर। afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पेपर थर्ड के अंतर्गत जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का मापन, बुद्धि के मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बुद्धि, किसी भी चीज़ के मापन करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी होगी तभी हम उसका मापन कर सकते हैं। उसी तरीके से आज हम लोग जो बुद्धि का मापन करने जा रहे हैं, उसके पहले हमें थोड़े उसके बुद्धि के बारे में जानना होगा कि बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि, सबसे पहले हम जानते हैं कि बुद्धि के अर्थ को देखते हैं कि बुद्धि के की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बुद्धि कहते हैं किसको, बुद्धि के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बुद्धि के अर्थ को जानते हैं। यानी कि बुद्धि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बनी है। यानी कि बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं और इंटेलिजेंस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इंटर और दूसरा लीगियर। इनका क्रमशः अर्थ होता है कि बहुत में से चयन करना, अर्थात अनुकूलनशील विकल्पों के चयन की क्षमता ही बुद्धि है। व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं में बुद्धि या मानसिक योग्यताओं का विशेष महत्व होता है बुद्धि में, क्योंकि इनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में देखा जाता है। सीखना एक जन्मजात योग्यता होती है तथा हर व्यक्ति में सीखने की योग्यता पाई जाती है। देखा कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सीखने की कोई ना कोई योग्यता जरूर होती है। तो बुद्धि के मापन करते समय हमें उसके अर्थ को जानना पड़ता है और बिना बुद्धि के व्यक्ति के जीवन में कार्यों के साथ समायोजन भी मुश्किल हो जाता है। यदि अगर बुद्धि नहीं व्यक्ति के पास में है तो उसको जीवन के हर कदम पर समायोजन करने की भी मुश्किल हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर बुद्धि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद में बुद्धि को अगर देखते हैं कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है। कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होता है और जो बुद्धि के माध्यम से वो क्रिया करता है। विवेकशील चिंतन करता भी है तथा वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से भी समझ। जब व्यक्ति के पास में बुद्धि होती है तो वो प्रभावशाली ढंग से किसी भी वातावरण में समायोजन करता है या कर लेता है। तो हम जब बुद्धि को जान गए हैं
तो उसके बाद में हम फिर बुद्धि का मापन कर सकते हैं। कुछ उनको तो इसके बाद में आते हैं कि कुछ हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि की यानी अपने शब्दों में बुद्धि को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धि की जो परिभाषा हमारे मनोवैज्ञानिक रायवर्न ने दी है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। कि देखा कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो कई कार्य करता है, और कार्य करने में उसके सामने जब उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश होता है तो उसमें कोई ना कोई उसके सामने कोई समस्या भी आती हैं, और उन समस्याओं के अगर हम उसका समाधान ढूंढ लेते हैं तो हम ये समझेंगे कि अगर बुद्धि है तो ही हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं। तो तभी उन्होंने कहा है कि समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, व्यक्ति के अंदर वो क्षमताएं देती है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। बुद्धि समस्याओं से निपटने की हमें शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद में आते हैं कि हमारे गाल्टन महोदय थे, उन्होंने कहा था कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यदि हम किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं और उसको सीख सकते हैं तो वो बुद्धि कहलाती है। गाल्टन महोदय ने ये बात कही, उन्होंने अपने शब्दों में कहा। फिर उसके बाद में आते हैं कि विनय महोदय ने भी अपने विचार व्यक्त किए कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। कि जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि होगी तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यदि बुद्धि है तो वो किसी न किसी चीज का आविष्कार कर सकता है और निर्देश भी दे सकता है, और कई चीजों की भी आलोचना भी कर सकता है यदि आप बुद्धि है तो। ये विनय महोदय ने अपने शब्दों में बात कही थी। फिर इसके बाद में जब आते हैं, थोड़ा जानते हैं कि बुद्धि मापन का अर्थ समझते हैं, और अब हम बुद्धि के मापन की बात करते हैं। तो बुद्धि जब भी व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन पर विचार किया जाता है तो बुद्धि भी उसी संदर्भ में देखी परखी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में बौद्धिक या मानसिक योग्यता भिन्न होती है तथा शिक्षा तथा समाज के अन्य क्षेत्रों में बुद्धि मापन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हर व्यक्ति भिन्न भिन्न तरीके का होता है, तो बुद्धि के हर व्यक्ति, हर बालक व्यक्तियों में अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके का होता है, तो बुद्धि भी उसी तरीके से देखी और परखी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता या मानसिक क्षमता भी अलग अलग होती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में। अन्य क्षेत्रों में भी बुद्धि का मापन को अत्यधिक महत्वपूर्ण ज्ञान माना जाता है। बुद्धि का मापन करने के लिए ही बुद्धि परीक्षाएं की जाती हैं। बुद्धि मापन के समय बालक की मानसिक योग्यता का माप करना या ज्ञात करना कि उनमें कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं। हम बालक का जब बुद्धि का मापन करते हैं तो हम बालक के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी योग्यताएं, बौद्धिक क्षमताएं कौन सी हैं, कौन सी उसमें मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी मात्रा में हैं। प्रत्येक बालक में इस प्रकार की कुछ जन्मजात योग्यताएं भी होती हैं
जो उनको अपने माता पिता से प्राप्त होती हैं। बुद्धि परीक्षा द्वारा उसकी इन योग्यताओं या उसके मानसिक विकास का अनुमान भी लगाया जाता है। बालक की यदि बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य या समस्या होती है तो जिसकी सहायता से हमको व्यक्ति की मानसिक स्तर का अनुमान भी लगाते हैं। बालक की मानसिक योग्यता का माप करना या ज्ञात करना कि उसमें कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं और कितनी हैं। बालक जो बच्चा होता है उसकी योग्यताओं का माप करना है तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि उसके अंदर कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं, कौन कौन सी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जिससे कि उसका हम मापन कर सकते हैं। इसके बाद में बुद्धि को लेकर विद्वानों में अभी भी अनेक मतभेद हैं। कुछ इसे सामान्य योग्यता मानते हैं तो कुछ नवीन परिस्थितियों में समायोजन। हमारे गाल्टन महोदय थे जिन्होंने इसे पहचानने तथा सीखने की योग्यता माना है। जब गाल्टन महोदय ने इसे सीखने तथा सीखने की योग्यता माना है। बुद्धि का मापन करने के लिए और बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षाएं भी आवश्यक होती हैं। बलराम जी मैम। बलराम, आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हो। आपने स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी की, बिल्कुल आराम से आप पढ़ाओ, बहुत ही अच्छे से समझा भी रहे हो। बिल्कुल भी से आप नर्वस ना हो, मुझे लगा नर्वस हो रहे हो तो उस वजह से आप थोड़ा सा बोलने में वो हो रहे हो। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्लासमेट्स भी तो पढ़ा रहे हो ना आप लोग, आराम से पढ़ो। जी, बुद्धि मापन के जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके बाद में हम आते हैं बुद्धि परीक्षाओं के थोड़ा इतिहास या बुद्धि मापन का इतिहास जानते हैं कि बुद्धि का मापन के इतिहास के बारे में सर्वप्रथम यूरोप में बुद्धि परीक्षण की दिशा में 18वीं शताब्दी में कार्य प्रारंभ किया गया। बुद्धि के माप का आधार बनाया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि आप भारत में आज भी सुनते हैं कि छिद्रता किंतु मूर्खा, अर्थात छितरे दांतों वाला कोई कोई ही मूर्ख होता है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में विभिन्न शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार घोषित किया गया था। यानी कि उस समय बुद्धि के मापन का कार्य किसी न किसी रूप में यूरोप में चलता रहा। 1879 में जब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इस प्रयोगशाला में बुद्धि का माप यंत्रों की सहायता से किया जाता है। जब विलियम वुंट 1879 में जब आए तो उन्होंने लिप्जिंग, एक स्विट्जरलैंड में लिप्जिंग नामक शहर में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इस प्रयोगशाला में बुद्धि का माप कई यंत्रों की सहायता से किया जाता है। इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन द्वारा 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। इस संशोधन में सबसे पहली बार बुद्धि लब्धि की धारणा का मापने के सूचक के रूप में प्रयोग किया गया। जब वुंट ने 1879 में जब ये प्रयोगशाला का मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की तो उसके बाद में इस परीक्षण में जब संशोधन किया टर्मन ने 1916 में विश्वविद्यालय में, तो उस समय वुंट के
कार्य से प्रभावित होकर अन्य देशों के मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षा का कार्य आरंभ किया। उसमें कई देश के मनोवैज्ञानिक थे, जैसे और उनका फ्रांस में जैसे बिने ने, और इंग्लैंड में बिंच ने, जर्मनी में मैनमान ने, और अमेरिका में थांडाइक एवं टर्मन ने इन मनोवैज्ञानिकों में सबसे अधिक सफलता प्राप्त की। सफलता बिने को, जिसने साइमन की सहायता से बिने साइमन बुद्धि मानक्रम का निर्माण किया। टर्मन ने इसमें संशोधन करके उसे स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम का नाम दिया। बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में विश्व के सभी उन्नत देशों में असंख्य परीक्षण बनाए गए। भारत में राज्यों के मनोवैज्ञानिक शालाएं भी स्थापित की गई। राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान भी स्थापित किए गए तथा अन्य निजी क्षेत्रों में भी सार्वजनिक संस्थान को दिशा का सक्रिय दिशाएं दी गई हैं। अब बुद्धि के मापन का जो इतिहास हम लोगों ने जाना, उसके बाद में आते हैं मानसिक आयु व बुद्धि लब्धि। मानसिक आयु क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि यह बालक की सामान्य योग्यता बताती है कि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता बताती है। एक हमारे गेट्स व अन्य महोदय थे जिन्होंने मानसिक आयु, उन्होंने कहा था कि जो मानसिक आयु है वो हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात करने की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में बताती है। जब बुद्धि परीक्षा किया जाता है उस समय बुद्धि परीक्षा करते समय हमें बालक में जो सामान्य मानसिक योग्यताएं होती हैं उनके बारे में बताती है। बुद्धि लब्धि क्या होती है कि यह बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। यानी कि जो बालक सीख रहा है, जो बच्चा सीख रहा है, उसमें वो विकास किस गति से हो रहा है, इस चीज की जानकारी हमें बुद्धि लब्धि से होती है। बुद्धि हर समय बालक एक जैसा नहीं सीखता है, वो कभी कभी कम और ज़्यादा होता है, तो हम उसकी गति का पता लगाते हैं बुद्धि लब्धि के द्वारा। बुद्धि लब्धि यह भी बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, और इसको बुद्धि लब्धि निकालने की विधि भी बताई थी हमारे बिने साइमन ने। बुद्धि लब्धि निकालने की उन्होंने बताया बुद्धि के बाद बुद्धि लब्धि के बारे में फिर हम आते हैं बुद्धि लब्धि निकालने की विधि। मानसिक आयु का विचार अगर देखा जाए तो आरंभ करने का श्रेय बिने को प्राप्त है। बिने साइमन बुद्धि स्केल टर्मन ने उसके विचार को स्वीकार किया था। यानी कि जब बुद्धि लब्धि निकालने की बात आई तो मानसिक आयु का विचार बिने ने दिया था, लेकिन ये सब जानने के बाद में टर्मन आए तो टर्मन ने उस पे उनके विचार को स्वीकार किया था। फिर उसमें स्वीकार करने के बाद में अपने परीक्षणों के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर देखा, जब उनके विचारों को देखा तो उनको स्वीकार किया और उनपे कुछ निष्कर्ष निकाले कि मानसिक आयु जो होती है वो बालक के मानसिक विकास की वृद्धि के बारे में नहीं बता सकती है, क्योंकि विभिन्न बालकों में मानसिक विकास की गति विभिन्न तरह की, कि हर बच्चा एक तरीका
سے اس کا وکاس نہیں ہوتا ہے. اس کو کئی بھن بھن طریقوں سے، اگر کسی ایک بچے کا تیزی سے ہو رہا ہے تو کسی دوسرے کا کچھ دھیما ہوگا یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. بھن بھن طریقوں سے ہوتا ہے. اس گتی کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے بدھی لبدھی کے وچار کو بھی جنم دیا، اور بدھی لبدھی نکالنے کے لیے انہوں نے ایک فارمولا بھی اپنایا کہ بدھی لبدھی برابر جو ہوتی ہے وہ مانسک آیو اپان واستوک آیو گڑیں 100، یا بدھی لبدھی جیسے کہ مان لیا جائے کہ یدی کسی بالک کی مانسک آیو 10 برس اور اس کی واستوک آیو 8 برس ہے تو اس کی بدھی لبدھی نکال سکتے ہیں ہم. کہ تو ہماری جب مانسک آیو 10 برس ہے تو ہم 10 لکھ دیں گے اور اس کے بٹے میں ہم 8 لکھ دیں گے، اور اوپر برابر میں گڑے کا نشان کر کے 100 سے گڑا کر دیں گے. تو ہم ان چیز کو کیلکولیٹ کر لیں گے. 8 کو ہم 4 سے کاٹ دیں گے، 4 دونی 8 اور 4 25 100. اس کو ہم 2 سے 2 پنچے 10 یعنی کہ 25 25 125. تو ایسے ہم بدھی لبدھی ایسے کسی بھی بالک کی ہو، یہی نہیں کہ جو بھی بالک ہو اس کی ہم بدھی لبدھی نکال سکتے ہیں. اگر ہمیں فارمولا پتہ ہے، اس کی ہمیں ودھی پتہ ہے تو ہم اس کی بدھی ماپ سکتے ہیں. اس کی ہم بدھی کو ماپ سکتے ہیں. اور بدھی جب یہی بالک نہیں کہ ہمیں اور اوپر نیچے مانسک اور واستوک آیو کے بچے ہوں تو ہم ان کا بھی ماپن کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ہم آتے ہیں بدھی پریکشن کے پرکار. بدھی پریکشن کے پرکار کو مکھتا 3 بھاگوں میں وبھاجت کیا گیا ہے. تو اس میں پہلا آتا ہے ہمارا ویکتیگت بدھی پریکشن. ویکتیگت بدھی پریکشن کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا دیکھتے ہیں. یہ پریکشا ایک سمے میں، یعنی کہ یہ پریکشا ایک سمے میں ایک ہی ویکتی کی لی جاتی ہے. اس کا اگر جو ہم پرارمبھ دیکھیں تو آرمبھ ونے نے ہی کیا تھا. جب ونے دوارا نرمت اس پریکشن کا سنشودھن ہوا تو اس میں سائمن بھی آ گئے تھے. سائمن جب آئے تو اسی لیے ان کو کہا جانے لگا کہ اس پریکشن کو ونے سائمن پریکشن بھی کہا جانے لگا. یہ پریکشا کیول انوبھوی یا پرشکشت ویکتی دوارا ہی لی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چھوٹے بالکوں کے لیے ادھک اپیکت ہوتی ہے. اس میں پریکشک اور پریکشارتھی کا بھی نکٹ سمبندھ ہوتا ہے. یعنی کہ جو پریکشا لیتا ہے وہ اور جو دیتا ہے ان دونوں کے بیچ میں گہرا سمبندھ ہوتا ہے. اس میں پریکشک اور پریکشارتھی یعنی ماپن کرتا اور جس کا ماپن کیا جاتا ہے ان کے گڑ اور دوشوں کا پورن ادھین کیا جا سکتا ہے. اس میں ماپن کا کارय پریکشارتھی کی اگر دیکھا جائے تو یہ خرچیلی بھی بہت ادھک ہوتی ہے. اس پریکشا میں پریکشارتھی کو بھاشا اور ویوہار کا پورن گیان ہو جاتا ہے. کیونکہ جب اکیلا وہ سیکھتا ہے اس کا ماپن کیا جاتا ہے تو اس کو ہر چیز کا پتہ ہو جاتا ہے. یدی پرسنل اس کا پریکشن کیا جاتا ہے تو اس میں اس کو اچھے سے اس کا ماپن کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد میں آتا ہے ہمارا ساموہک بدھی پریکشن. یہ پریکشا ایک سمے میں انیک ویکتیوں کی لی جاتی ہے.
اس کا آرمبھ اگر دیکھا جائے تو پرتھم یدھ کے سمے ہی امریکہ میں ہوا تھا۔ کارن یہ تھا کہ وہاں کی سرکار منشیوں کے مانسک یوگتاؤں کے انوسار ہی ان کو سینا میں سینکوں، افسروں اور अन्य کرمچاریوں کے پد پر نیوکت کرنا چاہتی تھی۔ اس کا پریوگ کیول شکشت منشیوں کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کچھ پریچھا سامگری بہت کچھ ملتی جلتی ہے جو اس کا پریوگ ان منشیوں کے لیے کیا جاتا ہے جو انگریزی بھاشا نہیں جانتے ہیں۔ وستوؤں کی گणنا بھی انکت چتروں میں وستوؤں کے ایک دوسرے کو سمبندھ بتانے کے لیے وستوؤں کو چنہ لگانا تھا ان کی کسی بھی پرکار کی سمبندھ میں نہیں ہے آدی سمسیاؤں کا یہ پریچن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے ہمارا کریاتمک پریچن، کریاتمک بدھی پریچن۔ اس پریچا کا پریوگ ان ویکتیوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کو بھاشا کا گیان کم ہوتا ہے یا جو لکھنا اور نہ ہی پڑھنا جانتے ہیں۔ اس کے دوارا مورت بدھی کی پریچا لی جاتی ہے۔ اس پریچا ودھی میں واستوک وستوؤں کا پریوگ کیا جاتا ہے جو دکھتی ہیں ہمیں ان وستوؤں کا پریوگ اس پریچن میں کیا جاتا ہے، اور پھر پریچارتھیوں سے کچھ سمسیا پورن کاریہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے کہ چتروں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے کو کرم سے لگا کر چتروں کو پورا کرنا۔ یدی کوئی چتر ہے اس کے کئی ٹکڑے بکھیر دیے گئے ہیں اور پھر توڑ کے اور پھر اس کا ماپن کیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑوں کو ایکتر کر کے آپ کو جیسا چتر تھا ویسا ہی بنانا ہے۔ جوڑ توڑ کی بات کہی جاتی ہے اس میں، کہ جو ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں ان کو جہاں کے جو ٹکڑے ہیں وہاں پہ ویسے ہی لگانا ہے، وہ چتروں کو پورا کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ اور کسی دیے ہوئے چتر میں اسمبھو باتوں کو بتانا۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جس سے بادل آدل ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسے چتر دکھائی پڑ جاتے ہیں کہ کوئی اسمبھو باتیں کہیں دکھائی پڑتا ہے ہاتھی جیسا، کہیں کوئی بھالو جیسا دکھائی پڑنے لگتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویکتی کا ماپن کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا اسمبھو چتر جو دکھتے ہیں ان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کا ماپن کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تکونے اور چوکور گول وستوؤں کے ٹکڑوں کو رکھ کر آکرتی کو پورا کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے کوئی پیپر میں آکرتی ہوتی ہے اس کے کوئی تکونے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں چوکور اور کچھ گول کر دیے جاتے ہیں، تو جس کا ماپن کیا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹکڑے ہیں ان کو ایکتر کر کے جیسا چتر بنا، جیسی آکرتی پہلے بنی تھی ویسی ہی انہیں جگہوں پہ یہ ٹکڑے آپ کو جوڑنے ہیں۔ یہ یعنی کہ کریا کرا کر اس کا پریچن کیا جاتا ہے۔ کریا کے دوارا ہی پریچن، اس میں بات کریا کے دوارا ہی کہی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کا پریچن کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم آتے ہیں ویکتیگت ایوم ساموہک بدھی پریچنوں کی تلنا۔ اگر ہم تلنا کی بات کریں، جب ہم دونوں چیزیں ساموہک اور ویکتیگت جان چکے ہیں تو ہم تلنا ان کی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ ویکتیگت بدھی پریچن۔
यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये छोटे बालकों के लिए होती है, यानी कि 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और यह और ये सामूहिक और बुद्धि परीक्षण की बात करें तो यह परीक्षा बड़े बालकों यानी 14 साल के जो बालक ऊपर होंगे उनका यह परीक्षण उनके लिए ये ज़्यादा उपयोगी होता है। यह अधिक खर्चीला होता है। जब किसी एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, मापन किया जाता है, तो उसमें देखा जाए तो खर्च अधिक आता है और उसमें खर्च अधिक आता है। और जब कई लोगों का मापन किया जाता है, समूह में किया जाता है, तो उसमें खर्च कम आता है। इसमें सामूहिक बुद्धि का मापन संभव नहीं है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में सामूहिक बुद्धि का मापन संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि में एक ही व्यक्ति का मापन किया जाता है और इसमें सामूहिक मापन संभव हो जाता है। इसमें समूह में मापन किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत परीक्षण में केवल एक ही व्यक्ति का मापन किया जाता है। इसमें कई व्यक्तियों का, कई या बालकों का मापन कर सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं कि जो बुद्धि मापन की उपयोगिता के बारे में देखते हैं कि जब बुद्धि के हर मापन क्यों किया जाता है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में जानते हैं कि जब बुद्धि परीक्षाएं होती हैं तो व्यक्ति के संपूर्ण योग्यता का माप नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक अति महत्वपूर्ण पहलू होता है, अनुमान करती है, जिसका शैक्षणिक सफलता से कुछ मात्रा में अधिकांश अन्य क्षेत्रों में निश्चित संबंध है। यही कारण है कि बुद्धि परीक्षाएं शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन बनी गई हैं। शिक्षा में अगर देखा जाए तो बुद्धि के मापन का व्यवहारिक कार्यों के लिए ही किया जाता है उसका मापन, और बुद्धि का मापन करने की उपयोगिता क्या होती है इस पर थोड़ा जानते हैं कि उसमें उन्होंने कई उपयोगिता के वो बताए हैं कि हमें अगर बुद्धि का मापन करना है तो हमें उसमें एक देखना होता है कि हम सर्वोत्तम बालक का चुनाव, पहला पॉइंट आता है हमारा कि सर्वोत्तम बालक का चुनाव। हम सर्वोत्तम बालक का चुनाव कैसे करते हैं, वो हम बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा ही कर पाते हैं। और वो करते क्यों हैं कि जब जैसे कोई विद्यालय हो या कोई भी संस्था हो, जब वहाँ हमें बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से ही जब विद्यालय प्रवेश में या छात्रवृत्तियों के समय या जो विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं या खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, तो हम उन चीज़ों के लिए हम उसमें सर्वोत्तम बालक का चुनाव कर सकते हैं बुद्धि मापन की सहायता से, या बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से हम ऐसे बालकों का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे वाद विवाद प्रतियोगिता में या खेल कूद प्रतियोगिता में उनका हम चयन कर सकें। देखा हुआ कि जैसे अपनी क्लास में यहाँ कि हर बच्चा एक जैसा ना तो बोल पाता है और ना ही एक जैसा उसको ज्ञान है। हर जितने बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके का ज्ञान है और अलग तरीके से वो बोल सकते हैं। तो जब कोई बोलने की बात आती है तो उसमें से जो बोलते हैं उन्हीं के ऊपर उन्हीं का सिलेक्शन होता है, उन्हीं के पास, चाहे टीचर्स हो चाहे मैम हो, कोई भी उन्हीं को, हाँ आप कल प्रतियोगिता है तो आप ही यहाँ पे स्पीच देंगे, तो हम उसमें सर्वोत्तम बालक का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है पिछड़े हुए बालकों का चुनाव।
बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से पिछड़े हुए और मानसिक एवं शारीरिक दोष वाले बालकों का भी सरलता से चुनाव किया जा सकता है। चुनाव किए जाने के लिए उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों में भेजा जाता है। यानी कि जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं या शारीरिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, तो अगर हम बुद्धि परीक्षण करते हैं तो ऐसे बालकों का हम चुनाव कर सकते हैं कि ये बच्चे शारीरिक रूप से या मानसिक क्षमता में कमज़ोर हैं या बौद्धिक क्षमता में कमज़ोर हैं, तो हम उनका सरलता से चुनाव कर सकते हैं कि और चुनाव फिर करने के बाद में उनको हम ऐसे विद्यालय ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे विशिष्ट विद्यालय होते हैं जहां पर हम उनको भेज सकते हैं और उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं और जिससे कि उनका संतुलित विकास हो सके। हम इन बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से हम ऐसे बालकों को चुन सकते हैं जो इन सब में जो दोष पाए जाते हैं, उनके शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे विद्यालयों को हम उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए भेज सकते हैं। फिर आता है हमारा अपराधी एवं समस्यात्मक बालकों का सुधार। बुद्धि परीक्षाओं द्वारा यह मालूम करने का प्रयास किया जाता है कि जो बालक अपराधी एवं समस्यात्मक बालक होते हैं तो उनको हम असंतुलित और समस्यात्मक क्यों कहते हैं कि वे बुद्धि की कमी होती है उनमें और वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तभी वो समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं या किसी अन्य कारण से भी उनके हम कारण को पता लगाते हैं कि ये बालक क्यों समस्यात्मक हैं, वो हम बुद्धि परीक्षणों से कर सकते हैं और उनके उपचार करके उनको सुधार भी सकते हैं। जो बालक समस्यात्मक बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं चोरी भी करने लगते हैं या समस्या का कारण तो बनी फिर जाएंगे। जब इस समस्यात्मक बालक बनने के लिए हम उनको बुद्धि परीक्षण करते हैं, बुद्धि परीक्षण करने के बाद में उन पर हम उपचार करने की भी प्रक्रिया अपनाते हैं। जब उनका उपचार हो जाता है तो उपचार होने के बाद में हम उनमें सुधार उपचार करने के बाद में हम उसमें सुधार भी ला सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट, बालकों का वर्गीकरण। जब इन चीज़ों को जान लेते हैं, ऐसे पॉइंटों को समझा है, तो फिर हम बालकों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा। बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर कक्षा के बालकों को तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और साधारण बुद्धि वाले बालकों में विभक्त करके उनके अलग अलग शिक्षा दी जा सकती है। कक्षा में हर बालक एक समान नहीं होता है, कोई बालक तीव्र बुद्धि का होता है, प्रतिभाशाली होता है, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं और कुछ साधारण बुद्धि के भी होते हैं। बुद्धिमापन करते समय कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ सामान्य बालक होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं, कुछ क्षीण बुद्धि के बालक। तो उनको हम उन बालकों में विभक्त कर करके उनको अलग अलग शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा है इंग्लैंड में ही बालकों का वर्गीकरण इसी प्रकार किया जाता है कि वहाँ प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन हुआ करते हैं, जो 3 सेक्शन में बांट देते हैं। मंद बुद्धि के अलग हैं, तीव्र बुद्धि के अलग हैं और साधारण बुद्धि के अलग बालक होते हैं। तो ऐसे हम उन बालकों का वर्गीकरण कर सकते हैं बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। इसके बाद में आता है बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य। बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य हम बुद्धि परीक्षणों से पता यह लगाते हैं
कि बालकों में कार्य करने की क्षमता या योग्यता उनमें कितनी है, और मानसिक आयु ज्ञात करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कार्य करने की कितनी क्षमता है, और फिर हम उनको उनके ही अनुसार जितनी क्षमता होती है उन्हीं के अनुसार हम उनको कार्य दे देते हैं। कार्य दिया जा सकता है उनको। कुछ चाहे व्यक्ति को ले लीजिए, अगर हर व्यक्ति चाहे मानसिक क्षमता में हो या किसी में, तो वो एक जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति 50 किलो वजन उठा सकता है तो पता लो कोई 20 ही किलो उठा पाता है। तो इसी तरीके से बुद्धि उनकी मानसिक आयु से पता लगता है कि इसमें कितनी क्षमता है। तो हम उनको बालकों को जितनी उनकी क्षमता माप सकते हैं उनके अनुसार हम उनको कार्य देते हैं, कार्य सौंप देते हैं उनकी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार उनको हम वो कार्य उनको सौंप देते हैं। बालकों की विशिष्ट योग्यता का ज्ञान। बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से हम ये भी पता लगाते हैं कि विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी करते हैं कि उनमें कौन कौन सामान्य योग्यताएं तो व्यक्ति में होती हैं, लेकिन उनमें विशिष्ट योग्यताएं कौन सी हैं उनका भी हम पता लगाते हैं बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से, और उनके उचित शैक्षिक निर्देशन भी दिया जा सकता है कि वे अधिक प्रगति कर सकते हैं और उनमें योग्यताओं का विकास हो सकता है। बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से हमें बालक की क्षमताओं और विशिष्ट योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं और उनमें जो शैक्षिक निर्देशन होते हैं उनके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। बालकों की क्षमता, अक्षमता और उसके कार्य क्षमता का विकास हम बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से माप सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा आता है बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान। बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान कि बालक बुद्धि परीक्षाओं से हमको ये भी पता सतर्कता से प्रयोग करना चाहिए कि बालकों की व्यावसायिक योग्यता का विकास अनुमान लगाया जा सके, कि उनमें अपनी योग्यताओं के अनुसार व्यवसाय का चयन करने के लिए परामर्श दिया है। बालक के अंदर जो योग्यताएं होती हैं तो हमें उनको व्यवसाय के लिए तैयार करने के लिए उनको अग्रसर करना चाहिए और उनकी योग्यताओं के अनुसार उनको व्यवसाय के लिए तैयार करना चाहिए और व्यवसायों को चयन करने में उन्हें परामर्श देना चाहिए। परामर्श, ऐसा परामर्श जो वो जिस व्यवसाय को व्यावसायिक योग्यताएं रखते हों उनके अनुसार ही उनको व्यवसाय के चयन में उनको परामर्श देना चाहिए। इसके बाद में आता राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान। राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान, लास्ट पॉइंट मेरा है राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान, यानी कि बुद्धि परीक्षाओं द्वारा राष्ट्र के किसी वर्ग के बालकों की बौद्धिक योग्यता को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि एक राष्ट्र के बालकों का बौद्धिक स्तर दूसरे राष्ट्र के बालकों से कितना कम है या अधिक है। इसमें हम जानकारी कर सकते हैं कि एक राष्ट्र, वो कोई भी राष्ट्र हो, और एक राष्ट्र के बालकों, जैसे
चाहे अपना ही राष्ट्र हो चाहे और कोई भी राष्ट्र, वहाँ के बालकों का बौद्धिक स्तर, फिर हम देखते हैं कि दूसरे राष्ट्र के बालकों में से कितना कम है बौद्धिक स्तर या कितना ज़्यादा है। इसी उद्देश्य से हमारे जैसे स्कॉटलैंड है, उसमें 1932 में कहा कि 11 वर्ष से सब बालकों की सामूहिक बुद्धि परीक्षा ली गई थी। तो बालकों की बुद्धि का ज्ञान हम विभिन्न राष्ट्रों से संपर्क यानी कि जानकारी प्राप्त करके हम उनकी बौद्धिक योग्यता, उनमें बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता की जानकारी लेकर हम बालकों की बुद्धि का ज्ञान ले सकते हैं, बुद्धि परीक्षाओं द्वारा उनका मापन कर सकते हैं। और बुद्धि परीक्षाओं का मापन कर सकते हैं परीक्षाओं द्वारा, चाहे राष्ट्र में बौद्धिक योग्यताओं का विकास और उनकी क्षमताओं का विकास जानकर ही हम बुद्धि के मापन का हम पता लगा सकते हैं। इस संदर्भ ग्रंथ सूची। थैंक। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बलराम ने थोड़ा सा देर की प्रेजेंटेशन करने में, मतलब जिस तरह से, लेकिन बलराम का प्रेजेंटेशन आज बहुत ही अच्छा था। जितनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप पढ़ा सकते थे, आपने कोशिश की। मेरी तरफ से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये कह सकते, मुझे लगा नहीं था कि बलराम आप ऐसा पढ़ाओगे, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना हम लोग का एटीट्यूड बच्चों को पता चलता है क्लासेस में, थोड़ा सा मुझे इस तरह से लगा। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाया बलराम आपने, ऐसे ही फर्दर इम्प्रूव करते रहना, बहुत प्यारा पढ़ाया। बाकी आपके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आज के लिए आपके, अगर उन्हें कोई भी क्वेरी है तो वो आपसे पूछ सकते हैं और बलराम उसका आंसर देंगे। जी, कोई क्वेरी है किसी भी बच्चे को तो वो पूछ सकता है बलराम से। बलराम एक बार अपना रेफरेंस वाला सेक्शन फिर से दिखा देना। लिखा तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर सही नहीं है। जैसे कि आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखा जाता है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी आप लोग सीख रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे एक पेपर में अगर आपने सीख लिया तो दूसरे पेपर में फिर दोबारा वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। बलराम आपका मेरे ख्याल से मेरी क्लास में पहला प्रेजेंटेशन हुआ है आज, तो फर्दर आप जब दूसरे क्लासेस से प्रेजेंटेशन करोगे तो इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, रेफरेंसेस का। ठीक है, लिखा तो सही है, लेकिन जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए वो नहीं है। और अब आप लोग, अच्छा ये मुझे कहना था, अब आप लोग बड़े क्लासेस में आ गए ना, हायर क्लासेस, हायर एजुकेशन में, तो हमें बुक्स, आप जो दो नियम कीजिए कि और भी बुक से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है सर, इन्होंने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है रेफरेंस में, वो नहीं करना था। आप सभी, मैं ये कहना चाहूंगी, आप सभी स्टूडेंट्स जो एमएड फर्स्ट ईयर के हैं, उन सभी को जरूरत है एक बार अपने की क्या कहते हैं, जो आपका रेफरेंस का पार्ट है। ठीक है, आप लोग को रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास में पढ़ाया गया है। अभी आप लोग स्कूल्स नहीं आ रहे हो, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हो, घर पर हो, बहुत टाइम है आपके पास, रेफरेंस वाला पार्ट एक बार सभी लोग रिवाइज कर लो। ठीक है, किसी के अभी तक जितने भी प्रेजेंटेशंस हुए सभी, किसी ने भी परफेक्टली और राइट रेफरेंसेस नहीं लिखे हैं, तो सभी को सीखने की जरूरत है। आप आपस में एक दूसरे को बता सकते हो, एक दूसरे से सीख सकते हो। मुझे लगता है
मैम कल मैंने ग्रुप में ये बात की चर्चा की थी, ना किसी ने रिस्पांस दिया, ना मैम कोई चर्चा हुई, फालतू की चर्चाएं एकदम व्यापक रूप से हो गई। मैम किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया कि किस तरह से किया जाए। तो मैम आप कहती हैं चर्चा करिए और चर्चा का कोई हल नहीं निकलता है। तो बात आप लोग देखो ना कि आप लोग कैसे हो, आप लोग एमएड के स्टूडेंट्स हो, आप लोग को एजुकेशन प्रॉब्लम्स पे चर्चा करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जैसे मैंने हमेशा से कहा है क्लास में, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग को प्रेजेंटेशन असाइनमेंट दिए जाते हैं और सभी के टॉपिक्स ऑलमोस्ट डिफरेंट होते हैं। एक ही टॉपिक पर अगर आप क्या करो, खूब अच्छे से उसको पूरा प्रिपेयर करो, डिफरेंट बुक से लेकर उससे मैटर लेकर आओ, और आपस में एक दूसरे से, मैंने कहा था, एक दूसरे को आप लोग क्या कर सकते हो, एक दूसरे को आप लोग बांट दो, तो क्या होगा, सभी के पास पूरा, किसी को भी मतलब बर्डन भी नहीं आएगा, सभी के पास एकदम बढ़िया से नोट्स आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैंने हमेशा से कहा है कि आपके क्लास में कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है, तो उसको आप लोग को दूर करना पड़ेगा। बात तो करनी ही पड़ेगी ना, एक क्लास में है तो आप लोग को बात करनी चाहिए। मैम एक समस्या और, मैम लिंक वाला समझ में नहीं आ रहा है मैम, उसको जो है बता दीजिएगा मैम। और हमारे हिसाब से जितने बच्चे लिंक वाला किए हैं सब इसी तरह किए हैं, तो मैम उसको थोड़ा बता दीजिए कैसे करना है। ठीक है ठीक है, अभी हम लोग की ये क्लास ओवर हो जाती है, तो मैंने क्वेरी वाली क्लास मैंने बोला ही था कि जिन पेपर्स में आपका वो कोर्स पूरा हो गया और प्रेजेंटेशंस भी कंप्लीट हो गए हैं, उन सब में अगर आप सभी के पास कोई क्वेरीज है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, और फिर मैं क्या करूंगी, जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा किसी दिन भी हम एक रेमेडियल क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो मुझे लग रहा है बलराम, आपसे किसी को कोई क्वेरी नहीं है, और बलराम ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा पढ़ाया, मतलब उम्मीद जैसी मुझे उम्मीद थी उससे बहुत अच्छा पढ़ाया। तो इसी के साथ बलराम आपको फर्दर प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इसी के साथ हम आज की क्लास यहाँ पर अपनी वाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में दिलीप है इस समय। दिलीप जी मैम जी। दिलीप कल आप प्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है? जी जी जी। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।